ये नवंबर का महीना, एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन 2 साल की होगी, 3 साल की होगी या 5 साल की होगी। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इस वीलॉग में मैं आपको सूडान के मामलात का भी बताऊंगा कि वहाँ पे इतना बड़ा कत्लेआम कैसे हुआ। जो अनकन्फर्म्ड इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक तो 1 लाख से ज़ायद आदमी मार दिया गया। ये इतनी बड़ी तादाद है और इतनी बड़ी नस्ल खुशी है कि इतना कत्लेआम तो गजा में नहीं हुआ। ये लोग ऐसे दावे क्यों कर रहे हैं और इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं, ये सारा कुछ मैं आपके सामने इस वीलॉग में रखूंगा। और ये सूडान में एक्चुअली लड़ाई हो किस काम के लिए रही है, इसके पीछे कौन है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर कुछ जहां खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊं। नंबर 1 ये है कि सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर के लिए खैबर पख्तूनख्वा उसमें पुलिस का कुछ छापा वापा रिपोर्ट हुआ पहले रात के वक्त। और खुरम दिशान साहब जो हाल ही में सेनेटर बने हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक ट्वीट किया जिससे काफ़ी थरथली मच गई थी। फौरी तौर पे लोग पहुंचे, जाकर उन्होंने रिपोर्ट किया कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अमनो अमान है। फिर बाद में पता चला कि पुलिस आई ज़रूर थी और उनके पास कुछ वारंट्स थे, और वो जुनैद अकबर और सुहेल अफरीदी। और फिर बाद में एक और खबर आई कि जनाब सुहेल अफरीदी वो ये वाला नहीं, कोई और सुहेल अफरीदी है। लेकिन ये जो भी है ना, ये सिलसिला शुरू हुआ था खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर पुलिस के अटैक का, जब गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे। उससे पहले कभी किसी की जरूरत नहीं होती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा हाउस में या सिंध हाउस में चला जाता था तो इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ पे अंदर दाखिल नहीं होती थी, पंजाब पुलिस दाखिल नहीं होती थी। वो उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, वो अपना बंदोबस्त करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो उसूल हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। अगर गंडापुर साहब उस दिन बाहर निकलकर आईजी के सामने खड़े हो जाते और उसको दलेरी के साथ कहते कि आप पकड़ मुझे, तो शायद ये कभी सिलसिला शुरू ना होता। लेकिन जिस तरह वो छुपे रहे, उसके बाद वो पहाड़ क्रॉस करते रहे, उसके बाद ये वतीरा ही बन गया। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी का तर्ज अमल डिफरेंट होगा। अगर वो कहीं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होता और वहाँ पे पुलिस उसके लिए जाती तो शायद उसका तर्ज अमल वो ना होता जो गंडापुर का था। लेकिन ये तो वक्त आने में पता चलेगा। अभी फ़िलहाल ये खबर आई और उसके बाद काफ़ी बेचैनी पैदा हुई, लेकिन फिर सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें आने से पता चला कि नहीं, मामला ऐसे नहीं है। नाज़रीन, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो 27वीं आईनी तरमीम ही है। देखें, 2 चीज़ें हैं। ये नवंबर का महीना, एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन 2 साल की होगी, 3 साल की होगी या 5 साल की होगी। इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। चीज़ों को लंबा किया जा रहा है और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के हेड बनने की ख्वाहिश है आर्मी चीफ की, जिसके लिए उन्हें एक नया ओहदा CDS का दिया जाएगा। और पसे पर्दा क्या चल रहा है इसमें कोई बात नहीं करता, कोई इसके ऊपर खबर नहीं देता। लेकिन जब भी कोई काम करती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 4 सालों से, तो वो अपने आप को और आवाम को और लोगों को और हुकूमत को और अपने सारे साथियों को ये धोखा देते हैं कि बस ये आखिरी काम है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि इन्हें हमेशा से जीतने की आदत पड़ी हुई थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। इन्होंने कायदे आज़म के साथ लड़ाई की, ये जीत गए, इनका दाव लग गया। कायदे आज़म बहुत बुजुर्ग थे, सोशल मीडिया नहीं था, हालात वैसे नहीं थे। फातिमा जिन्ना से इन्होंने लड़ाई की, ये जीत गए, इनका दाव लग गया। लियाकत अली खान से जीत गए, शेख मुजीब से ये लोग तो जीत गए, लेकिन पाकिस्तान हार गया, 2 टुकड़े हो गया। जुल्फ़िकार दी भुट्टो से ये जीत गए, बेनज़ीर भुट्टो से ये जीत गए, बार बार नवाज शरीफ से जीतते रहे। तो इन्हें लगा ये इमरान खान से भी जीत जाएंगे, लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल गई थी। अब पिछले 3.5-4 साल से ये अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम को भी धोखा दे रहे हैं और अपने साथियों और सहूलतकारों को भी धोखा दे रहे हैं। यानी सबसे पहले इन्होंने धोखा दिया कि इमरान खान की हुकूमत गिरा लेना, फिर सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत गिरा ली, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, लोग बाहर आ गए। फिर कहा जी कि PDM की सरकार बना लें, सब ठीक हो जाएगा, फिर भी कोई ठीक नहीं हुआ। मीडिया को कंट्रोल कर लें, फिर भी कोई ठीक नहीं हुआ। एहतजाज को ताकत से जरा एक दफ़ा कुचल देते हैं, जो इन्होंने इसमें सिलसिला शुरू किया था मई 2025 में, वो भी करके देख लिया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जनाब इन्होंने अपोजिशन लीडर अपनी मर्जी का बना दिया, ये कर लेंगे तो काबू हो जाएगा सारा कुछ, फिर भी कोई काबू नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सका। फिर इन्होंने बाद में तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया कि जनाब इंतखाबी निशान ले लेंगे, बस यहाँ मसला हल हो जाएगा। मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इमरान खान साहब को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। इसके 10-20 हज़ार बंदे उठा के जेल में डाल देते हैं, वो भी कर दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। 1 लाख से ज़्यादा बंदों पे मुकदमा दर्ज कर देते हैं, कोई बंदा मंजर आम पे आएगा ही नहीं इलेक्शन के लिए भी, वो भी करके देख लिया, मसला हल नहीं हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड ही छीन लेते हैं, वो भी छीन के देख लिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। ये हर काम करते हुए यही सोचते हैं कि ये आखिरी काम है, ये करने के बाद हम सब ठीक कर लेंगे। एक बार राय बयान हम करवा लेते हैं, जबरी गुमशुदगियां करते हैं, उससे मसला ठीक हो जाएगा, फिर भी मसला ठीक नहीं हुआ। फिर 8 फरवरी को इन्होंने जाली फॉर्म 47 जारी कर दिया, धांधली करके कि अब तो मसला ठीक हो ही जाएगा। लेकिन फिर एक नया मसला शुरू हो गया। यानी हर वो चीज़ इन्होंने जो की, ज़बरदस्ती पार्टी छुड़ाई रहनुमाओं से, इमरान खान को अंदर डाल दिया, उसकी बीवी को अंदर डाल दिया, गिरफ्तार कर लिया, तो इन्हें लगा कि जनाब ये मसला अब हल हो जाएगा, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। एक के बाद एक करके इन्होंने 300 मुकदमात इमरान खान के खिलाफ दर्ज किए और हर मुकदमे पे सोचते थे कि अब मसला हल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। मीडिया पे मुकम्मल तौर पे बंदी लगा दी गई।
गोलियां चला दी, आवाम का कत्लेआम कर दिया, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। 26वीं तरमीम इन्होंने कर ली, एमपीएस एमएनएस को, उनके घर की खवातीन को अगवा कर लिया, बच्चों पे टॉर्चर किया, बेशुमार खवातीन को जेलों में डाल दिया, सड़कों पे घसीटा, फिर भी इनका मसला हल नहीं हुआ। फिर इन्होंने सोचा कि ट्रंप को मना लेते हैं, मसला हल हो जाएगा। जाके ट्रंप को मना लिया, इनका मसला फिर भी हल नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि इसराइल को भी राजी कर लेते हैं, वो भी करने की इन्होंने कोशिश की, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा कि अब इंडिया के अपने तैयारे गिरा लिए हैं तो अब हमारा मामला ठीक हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हुआ। अब 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं और दावा यह है कि इसके बाद मसला हल हो जाएगा। आपका मसला कभी हल नहीं होगा, आप उल्टे लटक जाए, आपका मसला हल नहीं होगा। मसला आपका तभी हल होगा जब आप अवाम को उसका मैंडेट वापस कर देंगे, जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत बंद कर देगी। फर्ज करें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत में आने देती है और कल को रिलेशन बना के इमरान खान साहब के साथ मिलकर और बाद में किसी और के साथ भी ज्यादती करते हैं। फर्ज करें, मैं ये कह रहा हूं, इमरान खान साहब मानते तो नहीं इस बारे में और उनका तो मूड बहुत मुख्तलिफ नजर आता है, तो फिर भी मसला हल नहीं होगा, याद रखिएगा। कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी बाद में। अब कौम जो है वो सियासतदानों के हक में नहीं है या उनके खिलाफ नहीं है, कौम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के घटिया फैसलों के खिलाफ है और उन्हें लगता है कि ये कौम के लिए मसाइल के लिए ये जिम्मेदार है। लिहाजा मसला हल अब नहीं होना आपका, अब मसला एक ही दफा हल होगा और वो तभी हल होगा जब पाकिस्तान की आवाम मसले को हल करेगी। एक तो जो जरनैलों की ख्वाहिश है ना एक्सटेंशन की, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इनका कुर्सी छोड़ने को दिल ही नहीं करता, जो बैठ जाता है कुर्सी के साथ चिपक जाता है। 1 इंच जमीन इनमें से किसी ने फतह नहीं की और एटम बम बनने के बाद कोई हमारी जमीन फतह करने तो आएगा नहीं, कोई पागल ही होगा जो आएगा पाकिस्तान में जनाब फलाना इलाका मैंने फतह करना है, हमारे पास भी अब एटम बम है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि कोई फतूहात नहीं है, कश्मीर हमारा वैसे ही मकबूजा है, भारत ने हमारा पानी रोका हुआ है लगातार, इसके बावजूद कुर्सी से जो चिपक जाता है वो उतरता ही नहीं है। आप जितने जर्नैल देख लें, कोई एक मुझे आप बताएं जो आराम से छोड़कर गया हो। हर एक का दिल करता है, चाहे वो राहील शरीफ था, चाहे वो जनरल बाजवा था, चाहे अभी ये आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर साहब, ये भी नहीं जाना चाहते, इससे पहले भी कोई नहीं जाना चाहता था। ये आखिरी महीना फेयरवेल का महीना है, कहीं जा ही नहीं रहे फील्ड मार्शल, उन्हें पता है उन्होंने यहाँ पे रहना अभी और ये नौकरी उन्होंने लंबी करनी है, तो जनाब कोई भी छोड़ना नहीं चाहता होते को। अच्छा नाज़रीन, बिल्कुल एकदम शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ सूडान में, कि सूडान में एक्चुअली हो क्या रहा है। इसके लिए आप ना पहले सूडान का मैप देखें। ये रेड सी के एक तरफ सूडान है, अगर आप सूडान का मैप निकाल के देखें तो आपको ये पता चलेगा पहली चीज कि ये अफ्रीका में है। अच्छा, इससे ऊपर की जानिब अगर आप देखें तो वहां पे मिस्र है और अगर आप नीचे की तरफ आए तो सोमालिया है, दीगर बहुत सारे ममालिक हैं यहाँ पे, नाइजीरिया है, यहाँ पे साउथ सूडान है, युगांडा है, कीनिया है, तंजानिया है और लीबिया है ऊपर की तरफ, उसके भी कोई बॉर्डर लगता है सूडान के साथ, तो सूडान को रेड सी लगता है। अगर आप मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा से समंदर की तरफ जाएं, सऊदी अरब से मदीना मुनव्वरा से भी या मक्का मुकरमा से आप समंदर की जानिब जब ट्रैवल करते हैं तो सामने वाला एरिया जो है वो मिस्र का और सूडान का आता है, ये एरिया सामने है और यहाँ पे जो समंदर की पट्टी है वो बहुत बारीक हो जाती है। यानी यहाँ पे रवायती कश्तियों के ऊपर भी लोग एक दौर में बड़ी कश्तियों के ऊपर इसको समंदर को क्रॉस करते रहे हैं, तो ये कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। यानी जितना ओमान से पाकिस्तान का फासला है सामने दिखाई भी देता है, ये उससे बहुत कम फासला है, उससे कई गुना कम फासला है। तो एक तो आपने इसकी लोकेशन देख ली कि अफ्रीकी मुल्क है और अरब ममालिक के बिल्कुल ये करीब है सूडान। अब सूडान के अंदर जो है ना कुछ खूबियां हैं जो उसको बहुत अहम बना देती है। नंबर 1, इसमें दरिया नील गुजरता है और नील के किनारों के ऊपर बेशुमार मादनियात के ज़खायर हैं, ये बात आप अपने ज़हन में पहले बिठा लें। और दूसरी बात यह है कि यहां पे रेगिस्तान भी है इस मुल्क में, यहां पे बहुत बड़ी और ज़बरदस्त सरसब्ज चरागाहें भी हैं और इसका मौसम भी अरब ममालिक से ज़्यादा बेहतर है। यहां बहुत कीमती जानवर भी हैं, यानी यहाँ की गायें हैं वो जो आप देखते हैं कभी वीडियोस के अंदर के बहुत लंबे लंबे सींग ऐसे चांद की तरह बने होते हैं, बहुत बड़े सींग वाली जो गायें होती हैं सफ़ेद रंग की या दूसरे रंगों की, वो ये इस मुल्क की है। एक्चुअली वो यहाँ सूडान में पाई जाती हैं। यहाँ के अपने मवेशी, यहाँ के अपने जानवर, घोड़े, वो यहाँ के बड़े मकबूल हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो जानवरों के ज़रिए से उनका माश है, लेकिन खेती बाड़ी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे होती है। बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है। जो खित्ता अरब है वो ज़मीन इतनी ज़रखेज़ नहीं है, वहाँ पर इतनी हरियाली नहीं है, लेकिन यहाँ हरियाली बहुत है। बहुत बड़ी बड़ी चरागाहें हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पे और दरिया नील इसके बीच में से गुजरता है, तो बेशुमार यहाँ पे अजनास होती हैं। यानी 60% इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इनकी जो ज़रई अजनास हैं उनसे मुंसलिक हैं। तो वसाइल इसके पास बहुत हैं और ये पूरा जो अफ्रीका है ये एक्चुअली तो सोने से लदा हुआ पूरा बरे-आज़म है अफ्रीका। इसके अंदर जो सूडान है वो तीसरा बड़ा हब है सोने का। यहाँ इतना सोना है कि 2017 के एक साल में यहाँ से 107.3 टन से ज़्यादा सोना निकला था। 107.3 टन से ज़्यादा सोना। 1 टन में 1000 केजी होता है, 10 टन में 10,000 केजी होते हैं और अगर आप 100 टन की बात करें तो उसके अंदर फिर आप अंदाज़ा करें कि कितना होता है, 1 लाख केजी। तो जनाब ये जो है यहाँ से सोना निकला 160 टन सिर्फ 2017 में। पिछले साल 2024 में यहाँ से जो सोना निकला था वो 64 टन सोना यहाँ से 2024 में निकला था।
अब इसकी मालियत कितनी होती है? देखिए पिछले साल जो निकला वो $7 अरब से जायद का था। पिछले साल जो सोना निकला था, सोना सूडान के मुख्तलिफ इलाकों में फैला हुआ है। ये जो कत्लेआम सूडान में हो रहा है, ये उन्हीं एरियाज में हो रहा है जहां पे मादनियात ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का मॉडल आपको पता है, ऑपरेशन वहीं पे होते हैं, हालात वहीं ख़राब होते हैं जहाँ पे मादनियात होती हैं। इसी तरह जहाँ पे वसाइल होते हैं वहीं पे मामला ख़राब हो जाते हैं। ये पुराना कानून है दुनिया का। तो अब सूडान के अंदर जिन इलाकों में सोने के बड़े बड़े ज़खायर हैं, उन्हीं इलाकों के अंदर जो है वो शोरिश है और एक लड़ाई चल रही है, और सोना बड़े पैमाने पर सूडान से बाहर निकल कर स्मगल भी हो रहा है। यानी अगर सूडान की जो कैपेसिटी है वो इतनी है कि आप 7 से 10 अरब डॉलर का सोना बड़े आराम से हर साल आप सूडान में से निकाल सकते हैं, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए, 2 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है। और सूडान के अंदर सिर्फ मैं सोने की बात बता रहा हूँ। अभी ज़राई अजनास की बात मैंने आपको नहीं बताई, अभी मैंने उनकी दूसरी अजनास की बात आपको मैंने नहीं बताई, जो दूसरी तीसरी मादनियात हैं उनकी बात मैंने आपको नहीं बताई, सिर्फ सोने की बात बता रहा हूँ। उनके जो दीगर मादनी ज़खायर हैं पेट्रोलियम के या दीगर, उनके बारे में भी मैंने कुछ आपको नहीं बताया, क्योंकि गरीब मुल्क है तो बहुत सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर होना बाकी है। लेकिन सूडान के अंदर बेशुमार मादनियात हैं जिनमें सोना तीसरे नंबर पे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। अब वहाँ पे हुआ क्या कि कुछ अरब ममालिक ने, जिनमें यूएई भी शामिल है, इन्होंने वहाँ पे एक तंजीम को सपोर्ट किया, और ये एक मुसल्लह तंजीम थी। बहुत सारे इलाकों से जो है वो इकट्ठे हुए मुसल्लह अफराद, और ये इकट्ठे होकर पहुँच जाते हैं सूडान में, और ये वहाँ पर हुकूमत और उनकी फ़ौज से लड़ना शुरू कर देते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। जिन इलाकों में ये कंट्रोल करते हैं उन इलाकों के अंदर मादनियात बहुत ज़्यादा हैं। अब एक जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने एक इमरजेंसी के अंदर एक सेशन बुलाया है अल फशीर के इलाके में जो एक किलिंग हुई है उसके मामले पे। अब इसके बारे में कुछ हमारे पास यहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस भी हैं, मैं आज देख रहा था, और उसमें दिखा रहे हैं कि जगह जगह खून के धब्बे हैं, जगह जगह पे खून बिखरा हुआ है, लाशें बिखरी हुई हैं। बेशुमार इंसानों का वहाँ पे कत्ल किया गया। आप अगर बहुत मोहतात भी हों तो जो सबसे कम तादाद बताने वाले लोग हैं वो भी हज़ारों में 25,000 तक बताते हैं कि इतने लोग मारे गए। और यहाँ पे एक रिपोर्ट है, ये क्लैश मीडिया की रिपोर्ट है, और उसकी रिपोर्ट बड़ी खौफनाक है। उसमें दावा किया गया है सूडान मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से, वहाँ पे 2 तंजीमें जो लड़ रही हैं, एक RSF है जिसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ये वो तंजीमें हैं जो मिलके हथियार लेकर यहाँ पे आ गए हैं, मुसल्ला लोग जो अब लड़ रहे हैं यहाँ पे, और इनके जरिए से वहाँ से माल निकल रहा है, और इनको सपोर्ट है गल्फ कंट्रीज़ की, यूएई की भी। और यूएई ने कहा कि कहीं गलती हुई है उनसे भी इस सारे मामले को मैनेज करने में, और जो सोना यहाँ से जाता है वो यूएई की मार्केट में ज़्यादातर जाता है। ये भी एक रिपोर्ट है, ये मैं आपको वो रिपोर्टें बता रहा हूँ जो छप चुकी हैं बैनुल अक़वामी मीडिया में। अब उसमें जो ये जो क्लैश रिपोर्ट है, इसमें सूडान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो दावा करती है कि 1,65,000 सिविलियन विमेन, किड्स एंड मैन वर मैसेकर्ड इन 2 days इन अल फशर, कि अल फशर के इलाके में 2 दिन में 1,65,000 सिविलियन खवातीन, बच्चों को और मर्दों को कत्ल कर दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, मैसेकर हो गया वहाँ पे। अब ये मुझे ये दिल नहीं मानता, समझ नहीं आ रही, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो भी बता रहे हैं कि लोगों को स्लॉटर किया गया, ज़बह किया गया, और बड़े हौलनाक मनाजिर हैं। और कुछ मनाजिर जो बाहर निकल कर आए उन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। फौरी तौर पे यूनाइटेड नेशन का इसके ऊपर जो है वो इजलास बुलाया जा रहा है। 50 के करीब ममालिक हैं, जिनमें यूके है, आयरलैंड है, जर्मनी है, नीदरलैंड है और नॉर्वे है। इन्होंने फौरी तौर पे 50 के करीब ममालिक हैं, इन सब ने कहा जी कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक सेशन 14 नवंबर को बुलाया जाए और बुला के इसके ऊपर बात की जाए। ये ह्यूमन राइट्स की एक बदतरीन वायलेशन हो गई है। जो सूडान में दूसरी फोर्स है वो सूडान आर्म फोर्सेज है, यानी SAF, और जो उनके खिलाफ लड़ रही है फोर्स वो RSF। इनको हथियार जो है वो बाहर से मिल जाते हैं, और इन लोगों ने आपस में लड़ लड़ के तबाही फेरी हुई है, जबकि अवाम का कत्लेआम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, और सोना उसकी एक बड़ी वजह अब तक की इतला के मुताबिक बताया जा रहा है। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। जो मनाजिर हमने देखे वो बड़े हिला देने वाले मनाजिर थे, और अब क्योंकि कुछ हम कह नहीं सकते इसके बारे में कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल एक जंगबंदी की कोशिश की गई है, और जंगबंदी की उस कोशिश के नतीजे में फ़िलहाल दोनों फ्रीकैन ने कहा कि हम रुक जाते हैं, लेकिन आखिरी इतलात आने तक भी सिविलियंस का कत्लेआम वहाँ पे सूडान में जारी है। आबादी इसकी लगभग 5 करोड़ है सूडान की। यहाँ पे 97% मुसलमान हैं, और स्याफाम मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में है यहाँ पे। और ये वो एरियाज हैं जहाँ पे अरब ताजिर तजारत किया करते थे बहुत पुराने दौर में। यहाँ पे बड़े आराम से पहुँच जाते थे अफ्रीका के इन इलाकों में, क्योंकि जो अरब के जो खित्ते का जो सेंट्रल एरिया था, मक्का और मदीना, ये 2 बड़े हब थे। तो यहाँ से सामने की जानिब समंदर क्रॉस करके इस सरजमीन पे या मिस्र की सरजमीन पे मुसलमान पहुँच जाया करते थे उस दौर में भी, और उससे पहले भी, इस्लाम की आमद से पहले भी। नाज़रीन, एक और खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग आपके लिए होगी। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था इमरान खान साहब जो किताबें पढ़ रहे हैं ना जेल में, उनमें एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनकी किताबें वो पढ़ रहे हैं, उनका नाम है शेख इमरान हुसैन साहब।
मैंने आपको उनकी किताबों के नाम भी बताए थे, उनकी शख्सियत के बारे में बताया था। इस वक्त वो दुनिया के अंदर आलम इस्लाम के बड़े स्कॉलर्स के अंदर एक है और उनकी तहरीरें बड़ी शानदार हैं, उनके लेक्चर्स बड़े शानदार हैं, उनकी क्लैरिटी बहुत है इस्लाम के लेक्चर्स के अंदर और उनकी बड़ी खिदमत भी है इस्लाम के हवाले से। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा जी इमरान खान जेल में मेरी किताबें पढ़ रहे हैं, मैं एक और किताब लिखकर उनके नाम करूंगा, ये मैं किताब लिखूंगा इमरान खान के नाम उसको करूंगा किताब को कि मैं उनके लिए लिख रहा हूँ। अगर इमरान खान मुसलमानों के लिए आज़ादी की जंग लड़ते हुए जेल में शहीद हो गए तो मोहम्मद अली जिन्ना से जा मिलेंगे और अगर रिहा हुए तो वज़ीर आज़म बनेंगे। इमरान खान को बताओ कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा ये कारवान जन्नत में जाएगा या इस दुनिया में कामयाब होगा। शेख इमरान हुसैन साहब का एक स्टेटमेंट, इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया हमारे एस अहमद साहब ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। मैंने वहीं से पढ़ के आपको सुना दिया, मैंने खुद ये मेहनत नहीं की, लेकिन मैंने उनका स्टेटमेंट सुना, वो मिलती जुलती ऐसी बात है उन्होंने जो की है शेख इमरान हुसैन साहब ने। तो इमरान खान साहब के लिए अब शायद वो एक किताब और लिखें, अभी उनकी काफ़ी ज़्यादा एज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनके पास, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े स्कॉलर्स उनको पढ़ते हैं सुनते हैं। और मैंने पहली मरतबा मेरा जो तारुफ इनके साथ हुआ शेख इमरान हुसैन साहब के साथ, वो मुझे औलिया मकबूल जान साहब ने करवाया, उनके पास बहुत सारी किताबें थी, तो वहाँ से मुझे पहली मरतबा पता चला था। नाज़रीन, एक वो स्कॉलर हैं और एक पाकिस्तान के अंदर है मजहबी सियासी जमातें। अब सेनेटर मुश्ताक साहब ने तो पोल खोल के रख दिए हैं सारे के सारे जो जमात इस्लामी के। मैं हैरान हो रहा था उनका स्टेटमेंट सुन के और मैं परेशान भी हो रहा था कि ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में। जमात इस्लामी हमें तो कुछ और कहती है मंजर आम पे, लेकिन पस्से पर्दा वो क्या करती है और किस तरीके के काम करती है, मैं हैरान था। यानी सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने इंकशाफ किया कि हाफिज नईम के कहने पर मैंने सेव गज़ा कंपेन ख़त्म कर दी। जो सेव गज़ा की एक कंपेन चल रही थी इस्लामाबाद में, वो ख़त्म करने के लिए जमात इस्लामी के अमीर ने कहा था। फिर उन्होंने कहा कि उनके कहने पर मैंने मंजूर पश्तीन और महारंग बलोच के प्रोग्रामों में जाना भी बंद कर दिया। बड़ी हैरत की बात है मेरे। बल्कि उन्होंने थोड़े दिन पहले ये भी बताया था कि जब मैं गज़ा जाना चाहता था तो जमात इस्लामी की क़यादत ने मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए और कोशिश की कि मैं गज़ा ना जा पाऊँ, तो फिर मैं मलेशिया से वहाँ से गज़ा के लिए गया था। ये जनाब जमात इस्लामी का एक अजीबोगरीब किरदार है। पाकिस्तानियों को बताते हैं इनसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है और इनसे बड़ा इस्लाम और मुसलमानों का हमदर्द कोई नहीं है, और दूसरी तरफ जो है वो पसे पर्दा ये एस्टेब्लिशमेंट जैसे चाहती है वैसे करते भी रहते हैं। मुझे हैरत होती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।